जय हिंद दोस्तों। आज हमारा ये प्राचीन भारत का चैप्टर 2 है जिसमें हम लोग को प्रागैतिहासिक काल पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से अब हमारा इतिहास शुरू होता है हम लोगों का। पहले तो हम लोग स्रोत देख लिए अच्छे से, है ना, कि इतिहास का जानकारी कैसे मिलता है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में यहाँ से इतिहास का एक अपना शुरुआत हम लोग ले करके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा काल है जहाँ से हम लोग को बहुत ही कम जानकारी मिलती है, बल्कि ना के बराबर जानकारी मिलती है। एक मतलब एक ऐसा जानकारी जिसमें परफेक्टली आपको कोई भी चीज़ सही तरीके से समझ में नहीं आएगा, एक आधार मान करके बस चलते हैं। तो यहाँ से अपना पूरा जो इतिहास का कहानी है ये चालू होता है, और हम लोग फिर यहाँ थोड़ा सा अब इसको आगे बढ़ाते हुए अब देखते हैं इसमें क्या-क्या कैसा-कैसा हम लोग का जो इतिहास का जर्नी है उसको शुरुआत करते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए ध्यान से समझेंगे ना, क्योंकि शुरुआत अगर अच्छे से होगा तो हर चीज़ आप अच्छे से यहाँ पे क्लियर रहेगा आपके माइंडसेट में, है ना। माइंड आपका एकदम क्लियर रहेगा, आपको अच्छे से याद रहेगा। तो ठीक है, तो देखिए जो हम लोगों का ये इतिहास है ना, इतिहास को एक तरीके से हम लोग का इतिहास को कैसे जानेंगे, हमारा इतिहास है हम लोग कैसे जानेंगे। ठीक है, हम लोग अभी तक जिनका जो भी क्वालिफिकेशन है, वो जो पढ़ाई करके आए हैं उस पढ़ाई को उसके लिए कुछ साक्ष्य है ना, उसका रिजल्ट है ना दिखाने के लिए कि हम लोग पहले ये पढ़ चुके हैं, है ना। हम लोगों ने 10th 12th कॉलेज किया हुआ है, तो ये कैसे पता चलेगा, साक्ष्य। तो उसी साक्ष्य के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बाँटा गया, एकदम सीक्वेंस वाइज़। बहुत फ़ोकस के साथ समझना है इसको, ठीक है? या ना नहीं तो फिर थोड़ा देरी बाद थोड़ा दिमाग घूमेगा फिर, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को इतिहास को हम लोगों ने साक्ष्य के आधार पे, स्रोत के आधार पे 3 भागों में बाँटा है, ठीक है? देखिए, सबसे पहले हमारा है प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद से हम लोग को आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बाद हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक काल, ठीक है? तो यहाँ पे इतिहास को हम लोगों ने 3 भागों में बाँट दिया। प्रागैतिहासिक काल एकदम शुरुआत, ठीक है? प्रागैतिहासिक काल, ठीक है? उसके बाद से आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है? उसके बाद से ऐतिहासिक काल, यानी कि देखिए आद्य ऐतिहासिक काल, सॉरी, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब ये है कि एक ऐसा काल, एक ऐसा समय जिसमें साक्ष्य भी नहीं मिल रहे हैं, और उसको पढ़ना तो पढ़ने का तो छोड़ ही दिए, मतलब उसका बहुत ही कम जानकारी, एकदम ना के बराबर उसमें जानकारी मिलता है। उस तरीके से उसमें कुछ भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लिखित साक्ष्य के रूप में उसमें कुछ भी नहीं है। नॉर्मल जितना हम लोग को जो मिला, जानकारी मिला, बस उसी सभी चीज़ों से हम लोग एक अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन कुछ ऐसा लिखित साक्ष्य नहीं है कि उस समय, उस काल का, उस समय का जो व्यवस्था कैसा था, जीवन कैसा था, लोग कैसे थे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो ये हम लोगों को फर्स्ट में याद रखना है। इतिहास के जो भाग हैं 3 भागों में बाँटा गया है। साक्ष्य के आधार पे प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है? बस यहीं पे थोड़ा समझना है, इसलिए मैं बार-बार इसको रिपीट करूँगा, और कोशिश करूँगा कि अच्छे से एक बार में आपको समझ में आ जाए, ठीक है? प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ है यहाँ पे, कोई भी ऐसा साक्ष्य जो है उसको लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। पढ़ने का तो बात छोड़ दो, जो भी जितना भी उनको जो भी इनका जो एकदम मतलब अनुमान के रूप में हम लोग बस इसको समझते हैं। तो ये हो गया प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, ये काल ऐसा है जो कि प्रागैतिहासिक काल के बाद आता है, आद्य ऐतिहासिक काल। इसके अंतर्गत हम लोग को साक्ष्य तो मिला है, लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसा काल हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है? देखेंगे आप अभी भी ये सिंधु घाटी, ये सब जो जहाँ-जहाँ से जो भी चीज़ें मिली हैं, उस पे अभी भी क्या लिखा हुआ है वो आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। लेकिन लिखा हुआ चीज़ मिला हुआ है, लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है? तो वहाँ भी जानकारी अनुमान पे टिका हुआ है, बस है ये है कि लिखित साक्ष्य मिलता है, पढ़ नहीं सकते उसको, अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है?
और लास्ट आता है हमारा ऐतिहासिक काल, यानी कि यहाँ से क्या होता है कि साक्ष्य भी मिलते हैं, लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, और हम लोग उसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग का ये पहले 3 भागों में हम लोगों ने इसको बांट दिया, हम लोग को ये समझ में आ गया, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत देखेंगे हम लोग पाषाण काल, और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग हड़प्पा सभ्यता, और ऐतिहासिक काल में हम लोग वैदिक काल से पूरा जितना आगे चल रहा है उस सारा चीज, सारा इतिहास उसमें आ जाता है, ठीक है। आज हम लोग को जो पढ़ना है वो प्रागैतिहासिक काल पढ़ना है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग ये पाषाण काल जो है उसको देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ से ऐसे करके, ये हम लोग इधर आ गया प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत, ठीक है। हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, यहाँ से हमारा इतिहास का शुरुआत होगा अब, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल में मुख्य रूप से जो यहाँ पे शुरुआत में इसका अध्ययन करने वाले जो व्यक्ति थे 1820 में, वो थे जार्गनेस थॉमसन। तो इनको आप याद रख सकते हैं, ये जो है उस समय यहाँ पे एक तरीके से प्रागैतिहासिक काल का जो अध्ययन करने का पहला जो श्रेय जाता है वो इन्हीं को जाता है। और इनके द्वारा जो है यहाँ पे जो प्रागैतिहासिक काल है इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से भागों में बांटे हैं, देखो यहाँ से अब हम लोग का कहानी शुरू हो रहा है ना। सबसे पहले हम लोग इतिहास को बांट दिए, इतिहास को 3 भागों में बांट दिए, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को फिर हम लोग 3 भागों में बांटे हैं, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ये जो अ, जार्गनेस थॉमसन जो हैं, ये अब प्रागैतिहासिक काल को 3 काल में अलग अलग बांट देते हैं। देखिए पाषाण काल पहला, जिसमें कि पत्थर का केवल प्रयोग होता है, वो जो काल होता है उसको हम लोग पाषाण काल के नाम से इन्होंने ये नाम दे दिया, ठीक है। फिर थोड़ा सा समय और आगे बढ़ता है, उसके बाद से धीरे सबसे पहले तांबा आता है। तो तांबा तांबा और टीन का मिक्स करके ये लोग कुछ कुछ हथियार वगैरह बनाने लगे, ठीक है। तो वो जो समय आया उस काल के अंतर्गत जो ये सब अलग से थोड़ा सा डिफरेंट आया, पत्थर से लोग तांबे टीन कांसे में आए, तो ऐसे युग को हम लोग कांस्य युग में बांट दिए। उसके बाद से थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो यहाँ पे सॉरी ये पत्थर का प्रयोग हो गया है, यहाँ पे क्या है कि लोहे का प्रयोग यहाँ पे शुरुआत होने लग गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को देखिए एक जर्नी चेंज हुआ ना, पहले पत्थर आया, फिर कांसा, फिर लोहा। तो उसी के हिसाब से जो है ये जार्गनेस थॉमसन जो है उसने क्या किया, ये अलग अलग उसी हिसाब से युग में उसको काल में बांट दिया, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल जो है, हम लोग पाषाण काल के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। क्योंकि देखिए जो पाषाण काल है ना, पाषाण काल सबसे शुरुआत है, उसके बाद से जो ये कांस्य युग है, कांस्य युग को हम लोग ये युग बोलते हैं हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता, ये उसी के अंतर्गत आएगा। लौह युग जो आएगा वैदिक काल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। सेम में यही है, लेकिन हाँ याद रखना है कि ये प्रागैतिहासिक काल से जोड़ करके चल रहे हैं। तो हम लोग प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग देखेंगे अभी पाषाण काल, ठीक है। तो पाषाण काल को हम लोग देखेंगे, पाषाण काल को फिर से 3 भागों में बांटेंगे, यहाँ पे हम लोग पाषाण काल को 3 भागों में बांटेंगे, और एक पहले देखेंगे पूरा पाषाण काल, उसके बाद से मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल, ठीक है ना। तो ये यहाँ से अब हमारा हिस्ट्री चालू हो रहा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इतिहास को साक्ष्यों के आधार पे, स्रोत के आधार पे 3 भागों में बांटे, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है। हम लोग को पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को जब पढ़ने गए तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने फिर से 3 भागों में बांटा, ठीक है। हम लोग जब इसमें पढ़ रहे थे तो हमारे क्लास में ये एक बंदा है जो कि जार्गनेस थॉमसन है कुछ, ठीक है। नाम भी थोड़ा उटपटांग टाइप का, ये अपने ही बंदे का नाम था। तो ये क्या किया कि ये फिर से इसमें अपना दिमाग लगाया कि अब प्रागैतिहासिक काल को पढ़ना है तो और थोड़ा सा दूसरे तरीके से पढ़ा जाए। तो वो फिर क्या किया, प्रागैतिहासिक काल को
अलग अलग तीन भागों में फिर से बांट दिया। वो कौन कौन सा था? पूरा ये पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। यानी कि यूजेस के हिसाब से, उपयोग के हिसाब से, ठीक है। यानी कि ये जब बंदा पढ़ रहा था, हम लोग एक तरीके से स्टूडेंट के हिसाब से अगर देखते हैं तो क्या होता है कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। सभी पढ़ रहे थे, उसी में से क्लास का एक बंदा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा सोच लिया। ज़्यादा सोचने के कारण से क्या किया कि वो थोड़ा सा और इसको अपने पढ़ाई के सुविधा के हिसाब से जो जो जिस काल में जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता था, उसी काल पे उसका अलग से नाम रख करके उसका भी अलग अलग खंड बना दिया। तो जिस काल में पत्थर का उपयोग हो रहा था उसको हम लोग पाषाण काल बोल दिए, ठीक है। उसके बाद जिसमें कांसे का, वो कांस्य युग हो गया। जो लोहे का, लौह युग हो गया। अब हम लोग पाषाण के अंतर्गत देख रहे थे कि पाषाण काल जो है, पाषाण काल में फिर किस किस तरीके से काल आया, पत्थरों में किस किस तरीके से चेंजेस आया, वहां से हम लोग फिर से देखने लगे। तो अब हम लोग आगे देख रहे हैं पाषाण काल। पाषाण काल के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ये पूरा पाषाण काल से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं। शायद स्क्रीन पे अगर दिख जाए तो अच्छी बात है इसको, है ना। देखिए ये थोड़ा सा कोशिश किया गया था एक फिर से। यहाँ पे क्या है कि मैप के द्वारा मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा था ताकि हम लोग को और अच्छे समझ में आए, और प्लस जो इसमें फैक्ट है वो फैक्ट भी याद रहे यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पे देखेंगे पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल का जो शुरुआत है वो कब से माना जाता है? 20 लाख, ठीक है। 20 लाख से यहाँ पे लगभग ये 12,000 के आसपास जो साल है उससे पहले तक का माना जाता है। यानी 20 लाख से लेकर के 12,000, इससे जरूरत नहीं है इसमें कुछ भी ऐसा ज़्यादा उतना ज़रूरी नहीं है हम लोगों को, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को सन याद रखने का। बस ये याद रखना है कि पूरा पाषाण काल में क्या क्या ऐसा इंपॉर्टेंट बातें याद रखते हैं। देखिए पूरा पाषाण काल जब था, तो पूरा पाषाण काल में यहाँ से हम लोग को अब ध्यान रखना है कि वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी थी। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ का साक्ष्य जो है, साक्ष्य के हिसाब से यहाँ पे पूरा पाषाण काल जब शुरुआत में, सबसे पहले पूरा पाषाण काल में कृषि का साक्ष्य नहीं मिला है। कृषि का किसी भी तरीके से यहाँ पे शुरुआत नहीं हुआ था पूरा पाषाण काल में। पहला ये आ, जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है उसको याद रखेंगे। पूरा पाषाण काल में कृषि का शुरुआत नहीं हुआ था, ठीक है। स्थायी आवास का भी शुरुआत नहीं हुआ। यही अब आगे आगे बढ़ेगा और जो काल है वो भी चेंजेस आना शुरू करेंगे, ठीक है। तो कृषि उस समय शुरुआत नहीं हुआ था, स्थायी आवास नहीं था। लोग क्या करते थे उस समय? अपने अपने जहाँ जो सुविधा बनता था, खाने का सुविधा कहीं बनता था तो फिर वहां से वहां चले जाते थे। एक एक तरीके से जैसे कि घुमक्कड़ जनजाति देखे होंगे, उस टाइप से पहले जीवन यापन करते थे अपने स्थिति के अनुसार से, ठीक है। जहाँ उनको ज़्यादा अच्छा लगता था, फिर कुछ दिनों तक वहाँ रहे, खाने पीने का व्यवस्था नहीं जमा वहाँ पे, तो फिर वहाँ से कहीं और चले गए। तो पहले ऐसा स्थिति था। कब था? ये पूरा पाषाण काल के अंतर्गत का बात है, ठीक है। देखिए उस समय पशुपालन भी शुरुआत नहीं हुआ था, पशुपालन का भी शुरुआत नहीं हुआ था, लेकिन आग का आविष्कार हो गया था यहाँ पे, ठीक है। आग का यहाँ पे आविष्कार हो गया था पूरा पाषाण काल में, तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद से अब हम लोग थोड़ा सा मैप में देख ले रहे हैं कि पूरा पाषाण काल का जो स्थान जो जहाँ तक मिला हुआ है उस हिसाब से देखते हैं कौन कौन सा ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट स्थान है। देखिए ये हमारा है, ये पूरा हमारे भारत का मैप है, ठीक है। ये मैप वगैरह है, ठीक है। ये अपने खुद से अपने पेज में बनाने का इसको मैं कोशिश किया हूँ। तो ये सारे हमारे भारत के मैप, ठीक है। मैप के अंतर्गत देखिए सबसे पहले दिखेगा भीमबेटका। ये भीमबेटका जो है वो पूरा पाषाण काल से संबंधित है, और यहाँ पे गुफाएं और कंदराएं मिली हुई हैं जो कि पूरा पाषाण काल को हिंट करते हैं, यानी कि पूरा पाषाण काल से संबंधित हैं, ठीक है। और देखिए याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि भीमबेटका कौन से नदी के किनारे स्थित था या मिला है या है, ऐसे टाइप से। या फिर नर्मदा नदी के किनारे
कौन सा स्थान निम्नलिखित में से स्थित है? तो याद रखेंगे कि नर्मदा नदी के किनारे ही जो बसा हुआ था, यानी कि यहाँ पे जो है ये भीमबेटका है, ठीक है। और यहाँ से गुफाएं कंदराएं प्राप्त हुई हैं। और देखिए आगे, यहाँ पे अब देखेंगे कि एक तरफ ये कृष्णा नदी बह रहा है इधर से ऐसे, फिर ये तुंगभद्रा। तो ये तुंगभद्रा और कृष्णा ये दोनों के बीच में हुंसगी करके एक जगह है। ये जगह भी पूरा पाषाण काल का स्थान है, पूरा पाषाण का। एक तरीके से यहाँ से जो साक्ष्य वगैरह जो भी कुछ मिले हुए हैं वो यहाँ पे, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। तो हुंसगी कहाँ पे है अगर प्रश्न आता है, तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में है, याद रखेंगे। या फिर तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच में कौन सा स्थान है, पूरा पाषाण काल का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है, इस तरीके से प्रश्न आता है तो आपको याद रखना है कि हुंसगी, ठीक है। उसके बाद से कुरनूर गुफा, कुरनूर गुफा जहाँ पे है, यहाँ पे राख का अवशेष मिला है। अब राख का अवशेष मिला हुई पूरा पाषाण काल में, मतलब आग का आविष्कार हो गया था। बहुत ज्यादा याद रखेंगे इसको, अच्छे से याद रखेंगे। आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ है प्रश्न आता है तो आपको याद रखना है कि ये पूरा पाषाण काल में हुआ है। तो ये जो है ये क्या है, कहाँ पे है, आपको ये याद रखना है कि जो ये जो कुरनूर है, कुरनूर का गुफा है वो कहाँ पे है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है कुरनूर गुफा, ठीक है। तो ये पूरा पाषाण काल हम लोग समझ गए, ठीक है। हो सकता है कि ये जो पेज है वो स्क्रीन में भी दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। काफी अच्छे से इसको आप समझ जाएंगे उसके बाद से, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल देख लिए, देखेंगे अब यहाँ से कैसे स्थिति चेंज होगा ना। पूरा पाषाण काल में हम लोग देख लिए कि क्या है, कृषि वहाँ कुछ नहीं है, पशुपालन का भी उनको नॉलेज नहीं है, ठीक है। और क्या है कि उनका जो खाने पीने रहने का व्यवस्था भी स्थायी नहीं है। धीरे से यहाँ पे चेंजेस आएगा। अब यहाँ पे हम लोग जो ईयर है 12,000 से 10,000 टाइप का चलेगा, यहाँ से 10,000 तक का। तो सन को आप याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, मेन याद रखना है कि यहाँ पे क्या हुआ, एक पर्यावरणीय बदलाव यहाँ पे आता है, ठीक है। इसको हम लोग लघु पाषाण काल भी कहते हैं, ठीक है। हाँ देखेंगे यहाँ पे जो पत्थर, जो लघु पाषाण, लघु पाषाण, पाषाण इसमें जोड़ा गया पाषाण काल, लेकिन यानी कि पत्थर का काल। तो कहीं ना कहीं पत्थर में भी चेंजेस आएगा, मतलब उनको पत्थर का जो यूज करना है, शुरुआत में जैसे तैसे करते थे, फिर धीरे धीरे उनको और नुकीला करने लगे और बेहतर बनाने लग गए, ठीक है। तो सभी चीजों में ऐसे चेंजेस आएंगे, ठीक है। जो मध्य पाषाण काल है इसको लघु पाषाण काल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अब यहाँ पे जो पत्थर के औजार है वो छोटे छोटे नुकीले अच्छे से औजार बनाने लगे, यानी कि औजार में और ज्यादा उनका एक तरीके से इनोवेशन होने लगा। तो मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। इसमें मध्य पाषाण काल में ये एक फैक्ट याद रखेंगे, ठीक है। देखिए उनका महत्वपूर्ण जो भोजन था वो मछली था मध्य पाषाण काल में, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप याद रखेंगे कि इनके सामाजिक आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ भी आग का आविष्कार है। आग का आविष्कार यहाँ पे भी आ गया है, इसको थोड़ा सा अब देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप भी देख लेंगे। कि आग का जो आविष्कार है वो मध्य पाषाण में हुआ कि पूरा पाषाण काल में हुआ। तो क्या है कि तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आग का आविष्कार है गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए
चलिए देखते हैं, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है। तो जो आग का आविष्कार है उसको थोड़ा सा आप देख लेंगे, यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। चलिए देखते हैं, कोशिश करता हूँ, पता नहीं क्या हो गया अचानक से गले में। बहुत मेहनत लगता है भाई ये सब चीज़ों को करने में, लेकिन आदमी जल्दी से क्या है ना, यूट्यूब में भी बहुत ज़्यादा अब कंपटीशन भी बढ़ गया है ना, लोग अलग अलग तरीके से सोच करके किसी चीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ें पूरे मेहनत के साथ मिल रहा है इसमें, आपका नोट्स वगैरह भी अच्छा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई कमी लगता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, अच्छा लगता है तो आप उत्साहित कर सकते हैं लाइक कमेंट करके, सब्सक्राइब करके, ठीक है। चलिए देखते हैं, कोशिश करता हूँ इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे आग का जो आविष्कार है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया हूँ मैं खुद भी, तो इसको एक बार चेक कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे कि आविष्कार जो है वो किसमें हो गया या फिर गलती से यहाँ पे लिखा गया है, तो देखेंगे इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक और संस्कृति आया, फलक संस्कृति। फलक संस्कृति यानी कि जो औजार थे इनके, औजार में अब थोड़ा सा चेंजेस आया। फलक संस्कृति का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो औजार है ना, औजार में, औजार को अब थोड़ा सा और बेहतर करने लग गया अपने औजार को, ठीक है, क्योंकि इनका मुख्य जो एक तरीके से उनका जो एक तरीके से क्या बोलना चाहिए उसको, सबसे इम्पोर्टेंट जो उनकी लाइफ में था वो था क्या, औजार, क्योंकि उनको भोजन वगैरह हर चीज़ उन्हीं से जुगाड़ करना है, ठीक है, यानी कि जीने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। तो इसलिए औजार में ये लोग क्या करने लगे, जेस्पर और चमकीले पत्थर का प्रयोग करने लग गए। तो ये जो प्रयोग चला, इसी प्रयोग को हम लोग फलक संस्कृति कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है ना। देखिए एक स्थान है ये, आदमगढ़ करके। ये आदमगढ़ जो है ना, मध्य पाषाण काल से संबंधित है, जहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं। इतिहास में बहुत सारे चीज ऐसी होती हैं जो कि कंफ्यूजन, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है ना। तो याद रखेंगे इसमें कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इतिहास वाली चीज़ों में। तो एक बार ये जो आग का आविष्कार है इसको आप देखेंगे, लेकिन बाकी सब चीज़ें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये जो आदमगढ़ है वो, इसमें पशुपालन का साक्ष्य मिला है, इसका मतलब है कि मध्य पाषाण मध्य पाषाण काल जो है, मध्य पाषाण काल के अंतर्गत पशुपालन का यहाँ से शुरुआत हो जाता है, ठीक है। देखिए अब हम लोग देख लेते हैं, ये लास्ट हमारा नौ पाषाण काल है। नौ पाषाण काल में देखेंगे 10,000 से, फिर 10,000 से पहले तक का सारा यहाँ पे स्थिति है। देखिए इसमें क्या क्या हुआ, मानव प्रौद्योगिकी का यहाँ से शुरुआत हो गया, इसमें पूरा पाषाण युग, इन उपकरणों से भिन्न उपकरण मिलेंगे, यहाँ पे मिलना भी चाहिए, ठीक है। नव पाषाण काल मतलब अब एक तरीके से नया पाषाण काल आ गया, नया काल आ रहा है अब यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अब कैसे मिट्टी का बर्तन भी बनने लग गया, यहाँ पे कृषि भी करने लग गए, पशुपालन तो कर ही रहे थे, ये करने लगे। और देखिए अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्थान है वो, देखिए ये पूरा इंडिया का मैप है, और ये जम्मू कश्मीर इधर साइड में देखेंगे, यहाँ पे बुर्ज होम है, ठीक है। ये बुर्ज होम यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। ये बुर्ज होम जो है कश्मीर में मिला हुआ है। ये बुर्ज होम जो है एक तरीके से गर्तावास है, जहाँ जमीन के अंतर्गत यानी कि जमीन के नीचे एक रहने का स्थान, रहने का आवास, घर टाइप से बना हुआ है। तो ये एक अनोखा चीज था जो कि नवपाषाण काल से संबंधित है। तो ये कहाँ पे मिला है, बुर्ज होम। उसके बाद से देखेंगे गुफ कराल। गुफ कराल जो है, यहाँ से सिलबट्टा और हड्डी का सुई मिला हुआ है। तो ये गुफ कराल कहाँ है? ये भी इधर ही ऊपर, मतलब बुर्ज होम के जस्ट साउथ में, यानी कि नीचे में है, ठीक है ना, उसके नीचे है, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद से चिरांद।
देखिए चिरांद यहाँ पे है, ये इंडिया का अपना मैप है। मैप के अंतर्गत आप देख सकते हैं इसको। चिरांद यहाँ से क्या मिला हुआ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें हड्डी के औजार और पॉलिशदार पत्थर के औजार यहाँ पे मिले हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये देखेंगे, ये जो स्थान है जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ इस स्थान में ये कोल्डी हवा है, यहाँ पे चावल का प्रथम साक्ष्य मिला हुआ है। तो याद रखिएगा, प्रश्न इस तरीके से आता है कि कोल्डी हवा में निम्नलिखित में से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो याद रखेंगे वहाँ चावल का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देखिए सबसे प्राचीन फसल जो है वो गेहूं और जौ है, और पालतू पशु जो है वो कुत्ता, यहाँ पे याद रखेंगे सबसे पहले। कुछ फैक्ट और देख लेते हैं, लास्ट है ये अब हम लोग का। देखिए मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, और उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, ठीक है। उसके बाद से देखिए कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। याद रखेंगे कि कृषि से रिलेटेड कोई भी ऐसी बातें होती हैं तो आपको याद रखना है कि कृषि का प्रथम उदाहरण जो है वो मेहरगढ़ में से प्राप्त हुआ है। उसके बाद से देखिए भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए हैं, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, इतना सफिशिएंट है पढ़ना, ठीक है। तो मैं अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए इसमें अगर आपको और भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर बता सकते हैं, और भी कोई एक्स्ट्रा जानकारी है तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इसमें समय भी हो गया है, तो ठीक है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।